Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? I hope everyone is fine there. And now we start our today's topic. Our today's topic is Faraday's first and second law of electrolysis. और आपको पता है कल हमने बेटा क्या पढ़ाया था. आज तो फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे, लेकिन कल क्या पढ़ाया था, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस एंड व्हाट इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द फैराडेज लॉ. ठीक है नहीं, तो थोड़ा सा रिपीट करता हूँ जिससे आपको आज की पढ़ाई क्लियर हो सके कि इलेक्ट्रोलाइसिस हमने क्या बताया था बेटा, याद करिए. इट इज एन प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट के डिकम्पोजिशन होने का प्रोसेस, और वो इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन कब करता है, डिकम्पोज कब होता है, ठीक है नहीं, या डिसोसिएट कह सकते हैं हम, डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. इट इज एन प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और मोल्टन स्टेज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. समझना या इलेक्ट्रोलाइट के एक्वा सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेज में इलेक्ट्रिसिटी को पास करने पर इलेक्ट्रोलाइट का अपने आइंस में डिसोसिएट होने का जो प्रोसेस होता है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस. मैंने कल बताया था, याद करिए, एक मैंने वाटर टैंक बनाया था, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लिए थे, एक कैथोड और एक एनोड, एक पॉजिटिवली चार्ज एक नेगेटिवली चार्ज. और जैसे ही इसमें एक बैटरी कनेक्ट की थी, बैटरी से जैसे हम चार्ज पास करेंगे तो क्या होगा बेटा कि जो अपोजिट आयन है वो इलेक्ट्रोलाइट का जो एक्वा सॉल्यूशन है वो आयन्स में डिसोसिएट होगा. कैटाइन जो होगा वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए. ठीक है, और जो एनाइन है जिसपे वो उस पे इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, वो अपने एफिशिएंट को लॉस करके न्यूट्रल होने के लिए पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा. इस तरीके से बेटा हमारी जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है उस पर नेगेटिव आयन पहुंचते हैं और न्यूट्रल होकर वो गैसेस फॉर्म में निकल जाते हैं. और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है कैथोड, उस पर कौन, कैटाइन पहुंचते हैं. कैटाइन जनरली कौन होते हैं, मेटल्स के आयन्स होते हैं. और वो एक इलेक्ट्रॉन को कैथोड पर पहुंचकर 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने आप को न्यूट्रल करके उसी पे डिपॉजिट हो जाते हैं. आप करिए, कल पूरा डायग्राम बनाया था. आप जो बेटा वो डिपॉजिशन हुए हैं तो उसके कुछ ना कुछ वो ग्राम होगा, मास होगा. तो वो कितना मास मेटल का डिपॉजिट हुआ कैथोड पर और कितने करंट को पास करने पर, मतलब कितने चार्ज के फ्लो पर. और वही फ्लो ऑफ चार्ज किस पे डिपेंड करता है कि हमने कितने एम्पियर की करंट कितने टाइम तक पास करी. और यही फैराडे का फर्स्ट लॉ है कि रिलेशन बिटवीन द डिपॉजिटेड मास ऑफ द मेटल ऑन नेगेटिव इलेक्ट्रोड, मतलब आई मीन कैथोड, ऑन पासिंग द चार्ज, कि हाउ कितने चार्ज के पास करने पर कितने ग्राम मेटल डिपॉजिट हुई, इन दोनों के बीच का रिलेशन, यही फैराडे का फर्स्ट लॉ है. और फैराडे ने डिफरेंट अपने एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद बेटा क्या फाइंड आउट किया कि जो डिपॉजिटेड मास होता है बेटा मेटल का या जो भी सब्सटेंस है उसका, वो हमने कितना चार्ज पास किया उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. कि मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज पास. आपने कितना चार्ज पास किया उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि कितना मास डिपॉजिट हुआ. ओके, और इसी को बेटा जब फॉर्मूले फॉर्म में किया तो भाई मास ऑफ द डिपॉजिट को स्मॉल w से रिप्रेजेंट किया और जो चार्ज हमने पास किया उसको q से रिप्रेजेंट किया. अब चार्ज हमें कैसे पता चले हमने कितना पास किया, तो वही बेटा कितने एम्पियर की करंट q बराबर IT होता है ना, कितने एम्पियर की करंट कितने टाइम तक पास करी वो चार्ज को रिप्रेजेंट, q बराबर IT. तो q की जगह हमने क्या लगा दिया, I × t. कांस्टेंट को हटाएंगे हम ये सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हमें बेटा ये कांस्टेंट देंगे. ठीक है, तो हमने वो ये हटा के इसकी जगह z कांस्टेंट दिया, इसका नाम डाला गया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. क्योंकि देखो इन ये जो सारी रिएक्शंस होती हैं ये क्या होती हैं, रेडॉक्स है ना. इसमें क्या होता है कि एक कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, गेन करता है, तो केमिकल में भी चेंज आता है, मतलब कॉम्पोजिशन में भी चेंज आता है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है. तो इलेक्ट्रोकेमिकल्स है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल, और इसमें क्या बैलेंस होता है. तो इसके बेसिस पर इसका नाम डाला गया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, Z का नाम. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, फैराडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग चीजें. अब देखो इस Z की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि भाई अगर इसकी वैल्यू निकालना है तो इनको कांस्टेंट कर दो. ठीक है नहीं, तो हमने क्या करा, 1 एम्पियर की करंट अगर हम 1 सेकंड तक पास करते तो I की वैल्यू भी 1 एम्पियर हो गई, T की वैल्यू 1 सेकंड हो गई, तो Z बराबर W के हो जाएगा. Z क्लियर. तो जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है उसकी वैल्यू कब, जब हम 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड तक पास करते हैं, तो इक्विवेलेंट आपके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू मतलब Z कांस्टेंट की वैल्यू जो है उस डिपॉजिटेड मास के इक्वल हो जाती है, W बराबर Z के हो जाती है. जब हम 1 कूलम का चार्ज पाए, देखो 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड का मतलब बन गया Q की वैल्यू 1 हो, Q की वैल्यू 1 मतलब 1 कूलम. तो 1 कूलम का चार्ज पास करने पर Z की वैल्यू W के इक्वल हो जाती है. इज दैट क्लियर. तो ये बेटा फैराडे के लॉ के आपके कांस्टेंट की वैल्यू. तो ये तो हमारा हुआ फैराडे का फर्स्ट लॉ, बस इतना सही है.
लेकिन अब इसकी कुछ एप्लीकेशन है बेटा, इसका कोई और मतलब अगला डेरिवेशन है जो काम आएगा हमारा फैराडे के सेकेंड लॉ पे। तो पहले सेकेंड लॉ तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन उसमें काम आने वाली चीजों को पहले समझ लेते हैं। तो बेटा देखो, एक ये चीज मैंने लिखी है, वैल्यू ऑफ द वन फैराडे। वन फैराडे क्या होता है? तो जैसे आप जानते हो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारे क्या होता है? 1 फैराडे, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? 1 फैराडे। ठीक है, अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 अगर हम इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं तो इसका जो चार्ज होगा, तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बेटा हमने इतने 1 मोल इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई किया, तो आपको जब मल्टीप्लिकेशन के बाद वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलती है? 96,472 कूलम्स। ठीक है, और ये कितना? 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इज इट क्लियर? तो इसी को बेटा एक राउंड ऑफ करके 96,500 वैल्यू बनाई गई। तो 96,500 कूलम जो है वो उस चार्ज की वैल्यू है जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। तो इसको 1 फैराडे आपसे कोई पूछ दी क्या होता है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड 1 फैराडे। एग्जैक्ट वैल्यू 96,472 कूलम पर मोल, और उसकी राउंड ऑफ जो वैल्यू बनाएगी वो कितनी बनाएगी? 96,500 कूलम, दैट इज 1 फैराडे। इसका यूज आएगा कुछ यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको पहले बता दिया। अब देखो हम बात करते हैं जो हमने फैराडे का फर्स्ट लॉ है उसमें, तो बेसिकली रिलेशन क्या है? चार्ज और मास का रिलेशन है कि कितने चार्ज को पास करने पर हमारी कितनी ग्राम मेटल डिपॉजिट होती है। लेकिन अब देखो हम इसी Z का रिलेशन निकालेंगे W की जगह बेटा E से, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल से। ठीक है, तो वो और यही काम आएगा हमारे सेकंड लॉ ऑफ फैराडे में। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। जैसे बेटा हमारे पास कोई मेटल लिया हमने, मान लो कोई सोडियम है, तो सोडियम पे क्या होता है? Na1+, मैग्नीशियम है Mg2+, ठीक है, एल्यूमिनियम है एल्यूमिनियम 3+, ठीक है। तो ये हमने एक जनरल ली, M ले ली, कोई भी मेटल हो सकती है। ठीक है, N+ क्या है, उस पर कितना चार्ज है? 1+, 2+, 3+, तो N = 1, 2, 3 ये आपके चार्ज की वैल्यू हो गई। क्लियर? तो हमने एक जनरल ट्रेन बनाया। अब जैसे सोडियम 1+ है बेटा, ये क्या शो कर रहा है? इस पे 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ही तो गेन करेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके न्यूट्रल हो जाएगा। तो वही, अब जैसे कैल्शियम 2+ है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो जितना चार्ज उस पर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन को वो गेन करता है। तो हमने जब इसको N की टर्म में लिया है, तो मेटल पे N पॉजिटिव चार्ज है, तो वो N ही इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और उसको गेन करने के बाद वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा आपकी मेटल न्यूट्रल हो गई। और आपको याद हो +1 में बेटा पहले चैप्टर में स्टोइकोमेट्री की इक्वेशंस आती हैं, उसमें ये संख्या जो होती है, जैसे N जो होती है वो N इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये क्या है? N मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इज इट क्लियर? ये आपके क्या है? N मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे हमारा होता है ना 1N2 + 3H2 = 2NH3, तो हम क्या कहते हैं? 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म 2 मोल्स ऑफ, है ना, अमोनिया मॉलिक्यूल। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास 1 मोल मेटल के आयन्स हैं जो उतने ही, मतलब N आपके पास N मोल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ठीक है, और उन पे उतने ही मेटल की क्या होते हैं? डिपॉजिट हो जाता है। क्लियर है पॉइंट? इतने ही मोल, जितने मोल हम यहाँ मेटल है उतने ही हमारे पास मोल मेटल के आइटम जो है डिपॉजिट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? चलिए अब बात करते हैं। तो बेटा देखो सीधी सी बात है, जैसे हमारे पास 1 मोल, अभी यहाँ पे N की वैल्यू 1 होती, 1 मोल इलेक्ट्रॉन होते, तो उसका चार्ज क्या होता? 96,500 कूलम। अब मान लीजिए कैल्शियम की बात करते हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन हो जाते, तो 2 × 96,500 कूलम हो जाता है। तो ऐसे जब हम N ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? N × 96,500 कूलम चार्ज विल डिपॉजिट, है ना। और जब बेटे इतनी चार्ज मेटल से जो डिपॉजिट होगा वो क्या होगा? उस मेटल का जो एटॉमिक वेट होगा उसके बराबर ही तो मेटल डिपॉजिट होती है। याद करिए, जैसे सोडियम है, सोडियम का 1 आयन है Na1+, है ना। हमारे पास क्या है? मान लीजिए देखिए सोडियम का Na1+ है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और Na बना। तो जो Na का मास है 28 AMU है कि नहीं, और इसको जब हम मोल में लेंगे 1 मोल, तो यही चीज क्या बन जाएगी? 23 ग्राम। तो ये वही चीज हो गई कि हमारे पास जो भी ये मेटल है उसने अपने N मोल्स इलेक्ट्रॉन का जो भी चार्ज है उस चार्ज को जब ये गेन करेगा तो उस मेटल के एटॉमिक वेट के बराबर, और वो भी ग्राम में। ठीक है ना, ग्राम एटॉमिक वेट। तो ए क्या है? 1 ग्राम, वो ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ दैट मेटल के बराबर मेटल क्या हो जाएगी? डिपॉजिट हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो हमारे पास बेटा ये बना। अब हमारे पास हमारा है कि सीधी सी बात है, N × 96,500 कूलम से तो 1 ग्राम मेटल डिपॉजिट होती है। ठीक है, तो फिर 1 कूलम चार्ज से कितनी होगी? तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 1 × A/N × 96,500 कूलम। क्लियर है बेटा?
अब हमारे पास ये बन गया। अब इसके बाद सीधी सी बात है, और हम अभी बेटा इस डेरिवेशन में होके आए हैं कि 1 कूलम चार्ज क्या है, जब 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड तक, तो इसको हम Q बराबर क्या बोलेंगे, है ना, Q बराबर 1 कूलम बेटा कब बनेगा, जब 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड तक पास करेंगे। तो ये Q बराबर 1 आ गया, Q बराबर जब 1 लगाएंगे तो हमारे पास Z बराबर क्या बन जाएगा, W। तो जो मास डिपॉजिट होता है वो किसके बराबर होता है, Z के। तो भाई देखो 1 कूलम चार्ज पे जो मास ये डिपॉजिट हो रहा है, हम इसको Z के बराबर रख सकते हैं नहीं, तो Z बराबर हमारे क्या हो गया, ये बस एक समझने वाला पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है नहीं। ये हमने इस पूरी क्वांटिटी को Z के बराबर कैसे रखा, तो हम जानते हैं हम फैराडे फर्स्ट लॉ से कि 1 कूलम चार्ज को पास करने पर Z बराबर वैल्यू क्या हो जाती है, W के। तो हमने बस वही करा, ये वो 1 कूलम चार्ज पे जो मास डिपॉजिट हो रहा है, मतलब ये जो W है, W बराबर तो हो गया ये बराबर Z के, तो हमने Z के बराबर रख दिया, ठीक है। अब आप ये क्या, ये एटॉमिक, अब हम +1 में ही बेटा नॉर्मेलिटी जब पढ़ाई जाती है, याद करिए, तो वहां पे आयन का जब हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, आयन का एटॉमिक मास अपॉन उस पे चार्ज। तो ये A क्या है, उसका एटॉमिक मास अपॉन N के जो भी चार्ज है 1 + 2 जो भी है 3, ठीक है। और A अपॉन N क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट वेट अपॉन में क्या आ गया 96,500 कूलम। तो आपका इस तरीके से ये रिलेशन बना। इसको आप Z की फॉर्म में भी कर सकते हो, तो Z बराबर क्या बन जाएगा आपका E अपॉन 96,500 कूलम। ये Z की वैल्यू है ना, चाहे आप ये और ये बात पे लिखी है। तो इस तरीके से आपने बेटा इक्विवेलेंट वेट और Z का रिलेशन डेवलप कर लिया, ये आपका हुआ। तो ये बेटा एप्लीकेशन है इसकी फैराडे फर्स्ट लॉ की, जो हमारे सेकंड लॉ में यूज में आएगी। फर्स्ट लॉ तो हमारा यहीं पर है कि कितने चार्ज पर कितना मास डिपॉजिट होता है, क्लियर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये आपका क्या है बेटा, 1 फैराडे क्या होता है ना। और फिर हमारे पास इक्विवेलेंट वेट का हमने बेटा Z के साथ रिलेशन डेवलप किया, कांस्टेंट के साथ, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के साथ इक्विवेलेंट वेट का रिलेशन डेवलप किया, वो ये है। और इसका यूज कहाँ आएगा, हमारे फैराडे के सेकंड लॉ में। अब हम देखेंगे फैराडे का सेकंड लॉ क्या होता है बेटा, ठीक है। चलिए बेटा अब अपनी बात करते हैं फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की। तो देखिए बेटा इस फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ का जो बेसिक मेन डिफरेंस है वहां क्या है, वहां हमने बेटा एक ही वेसल लिया था और उसमें 1 कैथोड 1 एनोड था और एक ही टाइप का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट था। और जब हमने 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड तक पास करी तो हमने देखा कि कितने ग्राम मेटल डिपॉजिट हो रही है। ये बेसिकली दैट इज द फर्स्ट लॉ। लेकिन अब क्या है बेटा, हम सीरीज में कई सारे सॉल्यूशंस को एक साथ ले सकते हैं। मैंने 2 सॉल्यूशंस को लिया है, आप और भी ले सकते हो सीरीज में, ठीक है ना। हमने 2 लिए हैं। पहले वेसल में बेटा कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन है जो एक इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है, और सेकंड वेसल में बेटा सिल्वर नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन है जो एक इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है। और ये दोनों एक बैटरी से कनेक्टेड है, पहले सेल से दूसरा सेल सीरीज में कनेक्टेड है, या फिजिक्स में अच्छे से पढ़ते हैं सीरीज और पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा बेटा, जो एम्पियर की करंट, जितने एम्पियर की करंट हम इस सेल को दे रहे हैं वही सेम इसको मिल रही है, जितने टाइम तक हम इसको दे रहे हैं वही इसको मिल रहा है, ठीक है। तो दोनों में जो चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, सिमिलर है, सेम एम्पियर की करंट सेम टाइम तक है। इसका मतलब दोनों सेल्स में जो हमारे पास दोनों वेसल्स हैं इसमें सेम चार्ज हम फ्लो करा रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि सेम चार्ज के फ्लो कराने पर इस पहले बेटा जो हमारा वेसल है जिसमें कॉपर सल्फेट है तो कितने ग्राम कैपर डिपॉजिट होगी, और जो दूसरा वेसल है क्योंकि चार्ज तो हमने सेम फ्लो किया, क्या बराबर ग्राम मेटल डिपॉजिट होगी या डिफरेंट होगी। तो फैराडे जो सेकंड लॉ है वो यही चीज है कि जब हम एक साथ मोर देन 1 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में, है ना, इनको सीरीज में अरेंज करके इनमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो रेस्पेक्टिव जो हमारे वेसल्स हैं उसमें कितने कितने ग्राम मेटल डिपॉजिट होगी। तो यहां जो बेसिक लॉ है बेटा वो डिपॉजिटेड मास का रिलेशन निकल के आएगा किससे, इक्विवेलेंट वेट से। तो वो कैसे आएगा, जिसको देखो हमने आपको एक फर्स्ट लॉ के बाद भी एक डेरिवेशन कराया था जिसमें हमने Z का रिलेशन डेवलप किया था इक्विवेलेंट वेट से, वो यहाँ यूज में आएगा। तो पहली बात लॉ समझे, सेकंड लॉ कब लगेगा, और फर्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जब न्यूमेरिकल आएंगे तो न्यूमेरिकल पढ़ के आप ये समझ पाए कि कब तो हमें फर्स्ट लॉ लगाना है और कब हमें सेकंड लॉ लगाना है। तो जब मोर देन 1 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो, है ना, और हम उनमें सेम एम्पियर की करंट सेम टाइम तक पास करें, 2 कंडीशन समझ में आ गई, तब तो हमें फैराडे सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल करना है ना। और जब हमारे पास एक ही टाइप का सोल्यूशन है और एक ही हमने से वो कितने भी एम्पियर की करंट कितने भी टाइम तक पास करी तो वहां कितने ग्राम मेटल डिपॉजिट वहां पे फर्स्ट लॉ है। बेसिकली बेटा ये भी बनेगा तो उसी से फर्स्ट लॉ से, देखो मैंने डेरिवेशन भी है अभी आपके सामने, है ना, बहुत सिंपल सा है ना, सिंपल थ्योरेटिकल है, कोई ज्यादा वैसे नहीं है। तो बेटा हम इस पे भी पहला फैराडे का फर्स्ट लॉ लगाएंगे और इस पे भी लगाएंगे, दोनों पे लगाएंगे अलग अलग इंडिविजुअली। क्योंकि पहले वेसल पे लगाएंगे फर्स्ट सॉल्यूशन पे तो हमारे पास क्या है, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन पे लगाएंगे तो W बराबर क्या है, वही Z इंटू क्यू, यही तो फैराडे लॉ है, ठीक है बेटा।
तो हमारे पास ये हमने इसके लिए पहला सॉल्यूशन माना, तो W1 इक्वल टू Z1 इंटू Q1 हो गया, और वहां पर सिल्वर नाइट्रेट के लिए क्या हो गया बेटा आपके पास W2 इक्वल टू Z2 इंटू Q2 हो गया। इज इट क्लियर? दिस वन इज फॉर सिल्वर नाइट्रेट सेकंड सॉल्यूशन, दिस वन इज फर्स्ट सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट। तो और तो आप जानते हैं दोनों जगह हम सेम चार्ज फ्लो करा रहे हैं, मतलब सेम एम्पेयर की करंट सेम टाइम तक कर रहे हैं, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज इक्वल है दोनों जगह। तो Q1 इक्वल टू Q2 हो जाएगा बेटा, बराबर Q कर लिया मैंने। अब मैंने बेटा क्या करा, पहली इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड किया, तो आपके पास W1 अपॉन W2 Z1 अपॉन Z2 Q1 अपॉन Q2 बनेगा, और दोनों ही क्या है बेटा Q1 Q2 की वैल्यू Q है, तो ये आपस में कट जाएगा। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास एक रिलेशन आया W1 अपॉन W2 इक्वल टू Z1 अपॉन Z2, एक रिलेशन तो ये है, ठीक है। और दूसरा, अब Z की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, जो हमने पहले उसमें निकाली थी। Z बराबर होता है बेटा हमारे पास सिंपल कि Z की वैल्यू हमारे पास होती है E अपॉन 96,500, ये Z की वैल्यू होती है। तो हमने Z1 की जगह लगा दिया E1 96 अपॉन 96,000 और E2 अपॉन 96,500, ये आपस में कट गया, आपके पास क्या बच गया W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से बेटा हमारे पास कितनी, इसमें कितनी कॉपर का जो इक्विवेलेंट वेट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ हो जाएगी, ठीक है। और सिल्वर का जो इक्विवेलेंट वेट होगा, जैसे इसका 63.5 होता है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ 108 होता है, 108। तो इस तरीके से बेटा हमारे सामने उसी रेशो में, इक्विवेलेंट मास के रेशो में हमारी मेटल डिपॉजिट हो जाएगी। इज इट क्लियर? चलिए, तो ये बेटा हमारा, आप देखो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम इनके न्यूमेरिकल्स को करेंगे बेटा। क्लियर? ओके, थैंक यू।